हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में किसके बारे में बताया था? साइटोपंजर के बारे में बताया था। राइबोसोम है, प्लास्टिडेलावक इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी? सीलिया तथा फ्लैजिला के बारे में, जिसे पच्छाम्ब क्या कहते हैं, कशाबिका भी कहते हैं। सीलिया क्या कहते हैं? पच्छाम्ब। और फ्लैजिला को क्या कहते हैं? कशाबिका कहते हैं बेटा। ठीक है। पच्छाम्बिकाएं एक वचन पच्छाव व कशाबिकाएं एक वचन कशाबिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पच्छाम्ब एक छोटी संरचना चप्पू की तरह, किसकी तरह? ये छोटी से स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, जो चप्पू की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? चप्पू जो होता है उसकी तरह कार्य करती हैं, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक हैं। किसकी? जो कोशिका के चारों तरफ जो द्रव्य मिलता है उसकी गति में ये क्या करती है? हेल्प करती मूवमेंट में उसके। कशाबिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक हैं। ये कैसे होती है कशाबिका? जो फ्लैजिला होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं अपेक्षाकृत, और जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसके मूवमेंट में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं बेटा फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाबिका संरचनात्मक रूप में यूकैरियोटिक कशाबिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पच्छाम्ब व कशाबिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। किससे ढके हुए होते हैं? ये जो पच्छाम्ब होते हैं, जो सीलिया होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं, वो किससे ढके रहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली से कवर्ड रहते हैं बेटा। इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। और अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 पेडाल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? 9+2 पेडाल्ली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान छड़ बनती है। परिधि द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पच्छाम्ब व कशाबिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाएं कहते हैं। अब देखो बेटा, इसमें ये डायग्राम है इसका। ये डायग्राम है जो किसके? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी के द्वारा गया है। इसमें ये अंदर की बता रही है। ये क्या है? अरीय डंडे हैं, जो ये लगे हुए हैं। क्या है? ये अरीय डंडे। और ये क्या कह रहा है? 9+2 के उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 ये। तो ये किस में है? 9+2 की उसमें फॉर्म में। इसको हम क्या कहते हैं? 9+2 पेडाल्ली कहते हैं। पेडाल्ली कहेंगे इसे। अब देखो इसमें क्या? ये जीव द्रव्य झिल्ली है। वही इसमें कह रहा है कि ये किससे कवर्ड रहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली से कवर्ड रहते हैं। परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं इसमें। अंतराद्विक सेतु होते हैं, जो ये बीच में ये जुड़े हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? अंतराद्विक सेतु कहते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म नलिका है। ये क्या है? केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। ये अरीय दंड है, ये केंद्रीय अच्छाद है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये इसका डायग्राम है। जब इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो इस तरीके का दिखाई देता है, वैसे ऐसा दिखाई देता है। अब किसके बारे में बेटा आगे हम बताएंगे आपको? तारककाय। तारककाय व तारक केंद्र, मतलब सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल जो होता है उसके बारे में। तारककाय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे तारक केंद्र कहते हैं या सेंट्रियोल कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय परकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी
के पहिए जैसी होती। कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। इसी तरीके से तो गोली तो होता है, इस तरीके से गोल होता है सेंट्रियोल बेटा। ठीक है, तो वही कहा है, जो बैलगाड़ी होती है उसके पहिए जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। किससे? जो परिधीय ट्यूब्यूलिन सूत्र होते हैं उनसे बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। जो तारक केंद्र होता है, जो उसका अंदर का भाग होता है, वो किसका बना होता है बेटा? प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पच्छाव व कशाविका का आधारकीय बनाता है और तुर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तुर्क उपकरण बनाता है। जब क्या होता है? जब जंतु कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है, तो क्या बनाता है? तुर्क उपकरण बनाता है। अब किसके बारे में बेटा आगे मैं बताऊंगी आपको? केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब की थी इसकी खोज? 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाते हैं उसे क्या कहा है? क्रोमोटिन कहा है। क्या है? कहा है? क्रोमोटिन का। उन्होंने क्या नाम दिया था फ्लेमिंग ने इनको? न्यूक्लियस को क्रोमोटिन नाम दिया था। ठीक। अब देखो ये है केंद्रक का डायग्राम। ये क्या है? केंद्रक द्रव्य है, ये केंद्रिक है, ये केंद्रक छिद्र है, ये क्या है? केंद्रक की झिल्ली है बेटा। अंतरकालावस्था केंद्रक मतलब कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो। अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंत्र की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो प्रोटीन तंत्र होते हैं उनकी बनी हुई होती है, जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। केंद्र की अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिसे केंद्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे केंद्रिक कहते हैं। जैसे ये डायग्राम में ये दिया हुआ बेटा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण 2 समांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। कितने? 10 से 50 नैनोमीटर का एक खाली स्थान पाया जाता है, जिसे परकेंद्रकी अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे परकेंद्रकी अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाहरी झिल्ली सामान्यतः अंतःद्रव्यी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। और इसमें क्या जुड़े रहते हैं? राइबोसोम भी इसके ऊपर जुड़े होते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ज़्यादातर क्या होता है? एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। ठीक। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों के नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हों? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिका। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रकी अधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। किसके? जो एक्टिव क्या होता है? जो राइबोसोम्स आरएनए होते हैं उनके सिंथेसिस में। ठीक है।
जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, आरएनए तो प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उनमें क्या होते हैं? लार्ज और कैसे मल्टी न्यूक्लियस मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो ये कह रहा है जो कोशिकाएं एक्टिव होकर क्या बना करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें क्या होते हैं? केंद्रक बड़े होते हैं वो, और संख्या में अधिक होते हैं बेटा। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है क्रोमेटिन में? डीएनए तथा क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। क्या क्या मिलता है? हिस्टोन और आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र, कितने लंबा? 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। कितने गुणसूत्रों में? 46, मतलब 23 जोड़े में होता है। और 23 और 23 कितने हो गए? 46 हो गए। तो ये 23 जोड़ों में मिलता है। कितने जोड़ों में मिलता है बेटा? 23 जोड़ों में। ठीक है, आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन पैकेजिंग कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। इसमें जो विभाजक कोशिकाएं होती हैं उनमें दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं या सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काइनेटोकोर। ये गया काइनेटोकोर, ये है कोर। इसे क्या कहा है? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और इसी बिंब की आकार की संरचना को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं बेटा। तारक काय गुणसूत्र के दोनों अग्र गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्रिकी, जिसे मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उप मध्य केंद्री सब मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा कैसी होती है? बड़ी होती है। इसमें गुणसूत्र कैसी होती? एक तो भुजा कैसी होगी? छोटी होगी। एक कैसी होगी? बड़ी होगी। जैसे इसमें ये दिखाई दे रहा है बेटा, छोटी भुजा, और ये कैसी है? बड़ी भुजा है इसमें। ठीक है, अग्रबिंदु एक्रोसेंट्रिक। अग्रबिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्रोसेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। जबकि अंतःकेंद्री फीवोसेंट्रिक। कैसी? फीवोसेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। कैसे होता है? शीर्ष पर स्थित होता है। अब ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। देखो इसमें ये क्या है? इसमें काइनेटोफोर है ये, या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ये इसकी क्या है? इसमें ये ऊपर की साइड क्या है? छोटी बिंदु है, छोटी भुजा है इसकी। और ये क्या है? बड़ी भुजा है। ठीक, और ये क्या है? ये सैटेलाइट कहलाते हैं। ये जो ऊपर लगे हुए हैं सैटेलाइट, और नीचे ये लगे हुए क्या है? द्वितीय संकीर्ण है। ठीक है बेटा, अब क्या है आगे इसमें? सूक्ष्मकार, जिसे माइक्रो बॉडी कहते हैं। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये जो माइक्रो बॉडी होती हैं प्लांट्स में बेटा पाई जाती, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती हैं। इस तरीके से बेटा आज का ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश हुआ। आगे की क्लास में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। और बेटा जो भी है, मैं जो आपको जो भी चैप्टर साथ के साथ जैसे कराती जा रही हूँ, एक चैप्टर को मैं 2 दिन में या 3 दिन में कराती हूँ, तो आप भी उसी तरीके से एक चैप्टर का कम से कम 3 बार तो रिवीजन करें ही, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और आगे मैं आपको चैप्टर अगला कौन सा कराऊंगी? चैप्टर 9 है जैव अणु के बारे में आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।